वैसे तो स्वागत और सम्मान के बाद मेन जो मुख्य विषय है कि जो विषय हमारा उस पर हम सुने क्या विषय होने वाला है, इसके लिए जो हम आमंत्रित करना चाहते हैं मंच पे। वैसे तो कोई परिचय का जो भी मंच पे आसीन जो भी हमारे महानुभाव हैं, कोई भी परिचय का कोई भी किसी का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकतावश है, चूँकि परिचय करना एक औपचारिकता है, इसलिए हम उसको कराएंगे। इसी कड़ी में जो हम जिनको बीज वक्तव्य के रूप में इनको हम सुनेंगे आगे वो ऐसे माँ भारती के ऐसे योगी जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास की विचारधारा को पुनर्स्थापित करने के लक्ष्य को साथ लेके भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई ऐसे देशों में भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति के जो भी वहाँ पे साक्ष्य हैं उनको वहाँ पे संकलित किया, स्थापित किया और उसको देश दुनिया में प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर बाल मुकुंद जी का जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, अपनी स्नातक और परास्नातक की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करने के बाद बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से उन्होंने मदन मोहन मालवीय व्यक्तित्व एवं विचार विषय पर अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्र और समाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करने के भाव से आप 1990 में प्रचारक निकले। उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में लगातार प्रचारक का दायित्व निभाते हुए आप 2009 में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में क्रियाशील हैं। आपके नेतृत्व में 100 से अधिक संगोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। मदन मोहन मालवीय और रामचरितमानस जैसे विषय पे विशेषज्ञता है आपकी। 50 से अधिक शोध पत्र और 5 से ज़्यादा पुस्तक और कई संपादित पुस्तकें आपके नेतृत्व में संपादन हो चुकी हैं। मैं डॉक्टर बाल मुकुंद जी से अनुरोध करता हूं कि वो बीज वक्तव्य के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ मानक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक महत्वपूर्ण विषय पर यह संगोष्ठी के मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के कुलपिता प्रोफेसर कर्नल साहब, दक्कन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद जामखेडकर जी, ICHR के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर के रत्नम जी तथा इस सारे कार्यक्रमों के सूत्राधार इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के विशेष रूप से और राजस्थान के इतिहास के विशेषज्ञ 85 वर्ष के युवा अवस्था में अनवरत सबको प्रेरित करने वाले हम सब लोगों के मार्गदर्शक प्रोफेसर गुप्ता जी, जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, संचालक डॉक्टर सौरभ जी, सम्मुख बैठे इतिहासकार बंधु भगनी। ये छोटे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बाद गुप्ता साहब कह रहे थे कि हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि सब तो दिखा दिया उन्होंने, तो बोला क्या जाए। भारत के इतिहास के साथ अपघात हुआ है और कुछ योजना बना करके हुआ है और कुछ अनजाने में हुआ है। जो भी ऐसे महापुरुष, ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन को, हमारे राष्ट्र को, हमारे मानवीय संवेदनाओं को दिशा दे सकती थी, वो भारत के इतिहास से बाहर कर दिया गया।
और जहाँ हम अपमानित हो सकते हों और हमारे अंदर अवसाद की वातावरण का निर्माण हो सके, ऐसे विषयों को इतिहास का विषय लेकर हमारे सामने लाया गया और जिसका परिणाम है कि भारत के इतिहास में भारत नहीं दिखता, हम नहीं दिखते। कक्षा 1 से लेकर MA तक जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में नाम तो 3 आ जाते हैं, लेकिन एक शब्दों में आते हैं: महाराणा कुंभा, महाराणा लखा और महाराणा प्रताप। लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनका व्यक्तित्व, समकालीन समाज, ये देखने को नहीं मिलता। और फिर शुरू होता है दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री, और फिर मुगलों का, फिर पठानों का, फिर खिलजियों का, फिर लोदियों का, फिर सैयदों का, उनकी वंशावलियां, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को रटने की बात आती है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे हमारे आइकॉन, ऐसे नेशनल हीरोज जो कहीं ना कहीं हमारे स्मृति पटल से हटाने का प्रयास किया गया है, उन्हों को पुनः डिस्कोर्स में लाया जाए, चर्चा के विषय में लाया जाए। जैसा हमने फलक पर देखा, हमारे जुगनू जी हैं, गुप्ता साहब हैं, महावीर जैन साहब हैं, देव कोठारी साहब हैं, ऐसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर इतिहास के काम करने वाले मूर्धन्य इतिहासकार हैं और उनका स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पे है और बुक भी पब्लिश हुई है। पूरे भारत में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है कि लगभग सभी जिलों का इतिहास पब्लिश है, सभी किलों का इतिहास पब्लिश है। वंश भास्कर में सर्वाधिक वंशावलियां राजस्थान की ही इंक्लूड है, लेकिन जब दिल्ली में बैठ कर इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मराठास, हिस्ट्री ऑफ आसाम या दक्षिण का इतिहास इतना छोटे छोटे रूप में आता है कि पूरे भारत का इतिहास दिखाई नहीं देता। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे हीरोज हमारे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जिनका नाम लेकर सीना चौड़ा होता है और जिनकी जीवनी पढ़कर भारत के नौजवान अपने को भारतीय कहने में गर्व महसूस करता है, ऐसे महापुरुषों के इतिहास को सामने लाया जाए, रिसर्च के, शोध के दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से, और फिर जो सिलेबस हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में उनको स्थान दे करके। इस प्रयास में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और उसी प्रकार से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अधिकारी और उसके अध्येता एक बड़े पैमाने पर इस कार्य को करना प्रारंभ कर रहे हैं। कीनोट एड्रेस कहने के लिए कहा है, कीनोट एड्रेस की सारी बातें फिल्म में आ गई हैं और बाकी जो उसके डेप्थ में जाकर बातें करेंगे वो KS गुप्ता साहब ठीक से बता सकते हैं। इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, सम्मान में खड़ा कर दिया गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व राणा कुंभा जो बचपन से ही एक विषम परिस्थितियों में पल रहा है, एक छोटी अवस्था में अपने लोगों के द्वारा ही पिता की हत्या कर दी जाती है और पिता की हत्या करने के बाद उनका जीवन पूर्णतः असुरक्षित है। तो सुरक्षा के लिए उनके दादी के प्रयास से उनका एक रिश्तेदार उनका संरक्षक बनकर के वहां से निकाल कर ले जाता है और लेकर जाता है जब राजा राव रामल, तो धीरे धीरे वो ये दोनों जो डायनेस्टी हैं, मेवाड़ और मारवाड़, इसके बीच का जो संघर्ष का एक पुट है वो कदम कदम पर दिखाई देता है। और ऐसे नागफनी के कांटों के बीच एक बालक का विकास होता है, एक उद्भव होता है। मैं देखता हूं कि पूरे सिस्टम में जब पढ़ते हैं उसको, राणा कुंभा को, जो भी साहित्य आपके पास भट्ट साहब का कुछ किताबें मिल गई थी, तो वो देखने में पता चलता है कि कदम कदम पर दुर्भिसंधि है, किसी की नीयत बहुत साफ नहीं दिखती। जो भी विश्वास, किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें, कौन गद्दार होगा, कौन वफादार होगा, वो पता नहीं चलता। ऐसे परिस्थिति में राणा कुंभा पलते और बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। अब एक परिस्थिति ऐसी भी आती है कि राणा कुंभा को अगर शासक बनना है तो उसके पहले एक जो तुंडा
ऐसे जो महाभारत में भीष्म के रूप में तुंडा सिसोदिया की बात आती है और तुंडा सिसोदिया से शर्त मनाया जाता है कि आप राजा नहीं बनोगे, और राजा ही नहीं बनोगे तो उसको वहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपन डायनेस्टी बनाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो इनके संरक्षक हैं, संरक्षक ही उनके सारे डायनेस्टी पे कब्जा करने की बात शुरू कर देते हैं और सारे कर्ता धर्ता राव रणोल बन जाते हैं। तो जो संरक्षक है वही भक्षक की प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाता है। तो एक बहुत ही क्रूशियल इन्वायरमेंट है उस समय का। बाद में तुंडा सिसोदिया को आना पड़ता है और बहुत सारे घटनाएं हैं किस प्रकार से महाराणा मोकल के हत्या से लेकर के और नीचे तक के जो घटनाएं हैं वो एक बड़े ही विचित्र घटनाएं हैं। और वो दिक्कत ये हुई कि ये सारी चर्चाएं हमारे साहित्य में इन घटनाओं इस कॉन्फ्रेंस की ही हुई। जब हम कुंभा को पढ़ते हैं या महाराणा लखा को पढ़ते हैं या तुंडा सिसोदिया को पढ़ते हैं या किसी को पढ़ते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इतनी बड़ी डायनेस्टी फिर बची क्यों, पूरे विश्व पूरे भारत को मार्गदर्शक देने वाला या चित्तौड़ जिसके नाम से आज भी दुनिया के भारत के हिंदुओं में या भारत के ऐसे जवानों में एक वीरता का संचार होता है, तो वो कौन सी विशेषता उनकी थी उस पर उसको इंगित नहीं किया गया, उसको टिक नहीं किया गया। कहाँ कहाँ गद्दारी हुई, कौन कौन गद्दारी किया, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन राजस्थान के इतिहास में मिलता है। क्योंकि इनका उद्देश्य था कि डिस्कोर्स को बदल दो, नैरेटिव बदल दो, डिस्कोर्स बदल जाएगा। महाराणा कुंभा का कितना बड़ा योगदान है राजस्थान और भारत के निर्माण में, भारतीय संस्कृति के निर्माण में। जो परंपरागत राजाओं की परंपरा, जो ढेरोदात राजा की बात राम और कृष्ण में आती है, जो पितामह भीष्म में आती है, ये सारे जो गुण थे उन गुणों की चर्चा साहित्य में इतिहास में कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता। वो राजस्थान के साहित्यकारों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने संजो करके और उन सारे विषयों को रखा। नहीं तो हम भारत का इतिहास में जब महाराणा कुंभा को पढ़ते हैं तो वही केवल कॉन्स्पिरेसी की ही बात आती है, मारधाड़ की बात है, युद्ध की बात आती है, उनको हड़प लिया, उनको हड़प लिया, वो कोई दासी थी उन्होंने षड्यंत्र किया तो किसको जहर दे दिया तो किसको मार डाला, ये इस पर ज़्यादा चर्चाएं। क्योंकि इनका उद्देश्य था भारत के स्वतंत्र होने के पहले भी, ये बाद में ही, कि नैरेटिव के बदल दो, डिस्कोर्स बदल जाएगा तो इनकी जो विशेषताएं हैं जो हमारे स्वाभिमान के लिए हो वो हमारे सामने नहीं आवे, और जो विशेषताएं नहीं हैं वो हमारे सम्मान के लिए आवे, और इसके आधार पर हम फिर अकबर को महान कहने में सक्षम हो जाएं, इसके आधार पर हम बाबर को महान करने में सक्षम हो जाएं, और देश के अन्य जो क्षत्रप थे, राजा थे और जिनका इतना बड़ा योगदान है उनको कहीं ना कहीं हम फॉरगेट कर जाएं, कहीं भूल जाएं। वो कोर्स बनाए हुए, डिस्कोर्स बनाए हुए। आवश्यकता है कि, और बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है ICHR को, इस विश्वविद्यालय को, विशेष रूप के गुप्ता साहब को, कि उन्होंने इस विशेष पात्र को, एक राजा को, एक विशेष प्रकार के ऐसे हीरोज को सामने लाने का प्रयास किया जिनके माध्यम से भारत के इतिहास को एक नए दिशा में हम मोड़ सकते हैं, एक नए दिशा में राजस्थान को देख सकते हैं। और भारत भर के, जब ICHR में कोई बात आती है तो ICHR अखिल भारतीय संस्था है, उसके द्वारा छपे हुए पुस्तकें, उसके द्वारा की गई चर्चाएं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं तो ऑल वर्ल्ड में उसका वॉइस जाएगा। अब अच्छा होगा कि राणा कुंभा पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके जीवन पर, उनके धार्मिक चिंतन पर, वो सारे विषयों को ठीक से संजो करके अच्छे फिल्म के माध्यम से, अच्छे बुक के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे जा करके पूरे देश में इस ख्याति को बढ़ा सकते हैं। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लोग बताएंगे बाद में, मैं भी बता दे रहा हूं कि जो भी एविडेंसेस मिलते हैं वो दो जगह मिलते हैं। जो दो प्रशस्ति है हमारे सामने, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक विजय स्तंभ प्रशस्ति। अब एक देखिए, एक राजा ऐसा है जो इतने विषम परिस्थितियों में, हम तो उसको कहीं ना कहीं महाभारत से कोरिलेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की स्थिति थी। कदम कदम पर हत्या करने वाले खड़े थे, मामा भी हत्या करने के लिए खड़ा था। कोई जहर दे रहा है, कोई अक्कासुर है, कोई बघासुर है, कोई श्रीधर ब्राह्मण है, तो कोई कालिया नाग है, सब मारने के ही बीच में पड़े हुए।
अब ऐसी परिस्थिति में कलाकार पैदा होता है कि सारे पूतना के सामने भी डांस कर रहा है, कला का अधिष्ठाता बन जाता है। और पूरे दुनिया में आज भी कला की बात जब की जाती है तो कृष्ण की बात आती है। ऐसे कुंभा को भी देखते हैं कि सारी परिस्थितियों को तोड़ते हुए अब एक ऐसा मानदंड स्थापित करते हैं कि उस समय 108 से अधिक उपाधियां उनको प्राप्त होती हैं। अब ये शोध का विषय है कि उपाधि देने वाले लोग कौन थे, उपाधि देने कोई समिति थी क्या, उपाधि देने वाले कोई व्यवस्था थी क्या, या उनके कार्यों पर प्रभावित होकर बहुत सारे छोटे छोटे विषय रिसर्च के हैं जो सामने आने चाहिए। लेकिन एक उपाधि एक राजा के लिए जो रोज युद्ध में संलग्न है और उसके लिए एक उपाधि मिलती है अभिनव भारताचार्य का। भरत ऋषि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, ये साहब बताया भी, गुंजन जी के लेक्चर में आ रहा था कि भरत ऋषि के नाट्य शास्त्र जो भारत के मानदंड है, आज भी जब कोई भी भारतीय चिंतन परंपरा के नाटक, सिनेमा और ड्रामा की बात करते हैं तो उसमें भरत ऋषि की चर्चा आती है। कभी कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है तो भरत ऋषि की चर्चा किया है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो प्रातः स्मरण करते हैं तो भी भरत ऋषि की बात करते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय चित्त चैतन्य के प्रकाश में नाटक को देखा। भरत ऋषि के एक भी नाटक में दुखांत नहीं होता, और उनका नायक जो होता है वो धीरोदात्त होता है, उनका जो विदूषक होता है वो नायक का सहयोगी होता है, उनकी जो नायिका होती है वो सब प्रकार से नायक के सपोर्टर होती है। एक सहनायक, प्रतिनायक, यौनिका, इस सारे विषयों को जो उन्होंने स्थापित किया, इस प्रकार के नाटक के माध्यम से अब किन लोगों ने दिया और किन प्रशस्तियों पर दिया, किन कार्यों पर दिया कि अभिनव भारताचार्य नौ नए भरत ऋषि के रूप में, एक नए भरत ऋषि के रूप में एक ऐसे राजा को उपाधि दी जा रही है जो 24 घंटे षड्यंत्र और युद्धों में संलग्न है। तो दो ऐसे राजा हमको मिलते हैं तो सुदृढ़ भी, लेकिन राजा भोज जिन्होंने दर्जनों साहित्य की रचना की और ऐसे ऐसे साहित्य की रचना की जिसका सामने आज भी वो साहित्य और कोई नहीं दिखता। ऐसे राजा भोज और ऐसे महाराणा कुंभा, ये दो कैसे इनका तुलनात्मक अध्ययन करके और विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। हिंदू शुरताण की उपाधि प्राप्त करते हैं। अब उस समय क्या था पता नहीं कितना सही है, लेकिन जो परखीय इतिहासकार लिखते हैं वो लिखते हैं कि राजस्थान में हिंदुओं के मुसलमानों से संबंध करने में व्याकुलता थी कि कितना अधिक संबंध मुसलमानों से हमारा हो जाए। और उस समय हिंदू सुरत्राण को उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का स्तंभ के रूप में खड़ा रहा होगा और अपने को हिंदू कह करके और हिंदू के नाते अपने को स्थापित कर रहा होगा। यह एक बड़ा विषय हमारे सामने है। फिर हाल गुरु, पहाड़ी क्षेत्रों का जो अध्ययन और पहाड़ों में रहने का अध्ययन, उस प्रकार का व्यक्ति, उस प्रकार से राणा राशो साहित्यकारों के इतने बड़े वो मार्गदर्शक थे। साहित्यकारों का इतना संरक्षण हमको लगता है कि उस मध्यकाल में जितना साहित्य का संरक्षण राणा कुंभा के माध्यम से हुआ है, इस प्रकार के तमाम जो उपाधियां उन्होंने प्राप्त की, कूटनीतिक इतने बड़े थे वो कि जब मालवा का अभियान करते हैं तो पहले शमशाह को अपना दोस्त बनाते हैं, अपने सहयोग में लेते हैं और फिर शमशाह को समाप्त करके वहाँ पर शासन स्थापित करते हैं, जबकि उसका संबंध और जगह बहुत जगह से था। तो इस प्रकार से राणा कुंभा के एक एक पक्ष को हम कैसे भारतीय चैतन्य के प्रकाश में दे सकते हैं। अब तक जो हमारा इतिहास है वो यूरोसेंट्रिक है, यूरोप के प्रकाश में देखते आए हैं, और इसीलिए हमको लगता है जब भी बात आती है तो हमारे जो भी हीरो हैं देश के, वह प्रतिनायक के रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स में भगत सिंह को भी आतंकवादी पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा दृष्टि जो है यूरोपियन है। तो भारतीय दृष्टि से महाराणा को, भारतीय दृष्टि से महाराणा कुंभा को एक देखने का प्रयास वो प्रारंभ हो और उस दृष्टि से देखें कि वह नायक जो धीरोदात्त है, धैर्य का प्रतिरूप है,
और कैसे परंपराओं का प्रवाह जो चल रहा है, जैसे रामायण का परंपरा है, महाभारत की परंपराएं हैं, उस पर किस प्रकार से बाद में हंसाबाई के द्वारा आवल और बावण की संधि कराई जाती है सारे संकटों को काटने के बाद, और आंवला तक का इनका राज्य रहेगा और बबूल तक का उनका राज रहेगा। इसका मतलब कोई बाउंड्री नहीं रही होगी। लेकिन बिना बाउंड्री के राज्य स्थापित करके उन सारे नियम कानूनों को ठीक से पालन करना कि उनका है, मेरा है, कोई तार नहीं लगाया गया हो जैसे आजकल लगाया जाता है, कोई दीवार नहीं है, बबूल के वृक्ष के उधर उनका रहेगा और आंवला का वृक्ष के नीचे इनका रहेगा, और दोनों के सेनाएं हैं, दोनों का राज्य है। अर्थात वो जो मानवीय मूल्य हैं, जो समाज में, जो समाज का स्वरूप दिख रहा है उस समय का, कि संघर्ष करने के बाद भी, सूर्यास्त के बाद, शंख बजने के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। संघर्ष करने के बाद भी महाभारत का युद्ध चल रहा है और सारे लोग 18 अक्षौणी लड़ रहे हैं, लेकिन कुंती और गांधारी साथ साथ बैठकर बात कर रही हैं। उस प्रकार से हंसाबाई दोनों सेनाओं का, जहां दोनों मारकाट बचा हुआ है, और उसकी समझौता कराती हैं, और समझौता भी नहीं कराती हैं तो दोनों परिवारों को वैवाहिक संबंध भी स्थापित करती हैं। तो एक परंपरा जो टूटी है आगे आकर के, उन परंपराओं का संरक्षण महाराणा कुंभा और राजस्थान के इतिहास में कितना ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जो राम की परंपरा है, जो राम राज्य की परंपरा है, उस परंपरा को कैसे महाराणा प्रताप ने, महाराणा लखा ने, महाराणा कुंभा ने, शिवाजी महाराज ने, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ने, और आज तक के छोटे मोटे जितने रियासत और राजा हैं, वो कैसे उन परंपराओं को निर्वाह करके भारत को आज इस मुकाम पर लाए हैं कि आज राजस्थान के इस स्थान पर बैठ करके हम आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले की उन सारे विषयों की चर्चा ठीक प्रकार से करने में भी बेहिचक हम कर रहे हैं। नहीं तो सैकड़ों देश बाहरी आक्रमणों से प्रभावित होकर के अपने पूर्वजों को, अपने परंपराओं को, अपने ट्रेडिशन को, अपने रिचुअल को, अपने संस्कृति को भूल गए हैं। न रोम में रह गए संस्कृति, न रूस में रह गए संस्कृति, न चीन में रह गई संस्कृति। तो इन महाराणाओं के, इन महाराजाओं के उस प्रतिरोध की जो क्षमता थी, उस प्रतिरोध की क्षमता का परिणाम है कि आज हम इतना निर्द्वंद्व भाव से उन विषयों को चर्चा करने में सक्षम हैं। मैं ICHR को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबको देता हूं कि इस वर्ष बहुत सारे ऐसे विषय और आगे भी इस प्रकार के, जैसे जालियांवाला बाग नरसंहार का शताब्दी वर्ष, गुरु नानक देव का 550 साला, महाराणा कुंभा का यह विषय, इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के स्थापना के 75 वर्ष, ऐसे जो डिस्कोर्स इतिहास के जो बदल गए थे, जो हिस्ट्री कांग्रेस के माध्यम से, देशद्रोही इतिहासकारों के माध्यम से जो मूल इतिहास है उससे भटक करके और अलग कुछ चर्चाएं प्रारंभ कर दिए थे हम, उन चर्चाओं से अलग हट करके इन संस्थाओं के माध्यम से, मुझे पता है कि विश्व संस्था के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, राजस्थान इतिहास की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, सभी संस्थाएं अपने दृष्टि को कैसे भारतीय चैतन्य के प्रकाश में लावे और भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय दृष्टि से और इंडिया सेंट्रिक इतिहास ऐसा हमारे सामने कैसे आ सकता है, जिसके शोध के माध्यम से, जिसके प्रकाशन के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से आने वाले पीढ़ी, हमारे युवा और युवती इतिहासकार स्वाभिमान से अपने को भारतीय कहने में सक्षम हो। हमको लगता है इस प्रकार के महापुरुषों के जीवन की चर्चा हमारे इतिहास के समृद्ध करने के लिए, देश की भावनाओं को समृद्ध करने के लिए, जो हम गफलत में हैं, जो हमारे अंदर एक वैकुंठ बन गया है, उससे आगे बढ़ करके एक उज्ज्वल भारत का निर्माण करने में इतिहासकारों की भूमिका एक महत्वपूर्ण होगी। और उसमें ऐसे महापुरुषों को ठीक से ग्रंथ लिख करके हम प्रकाशित करें। इतना आज हमको सबको सुनना है, विशेषकर केएस गुप्ता साहब को इस पर विशेष सुनना है, इसलिए मैंने अपने हिस्से का 3-4 मिनट आपको समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।